तो आइए देखते हैं हम कि इतिहास में जो मानव है वो कहाँ कहाँ है और क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी के तहत पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी की हेडिंग के तहत पढ़ेंगे हम। उससे पहला है कि आप नर्मदा नदी के बारे में जानो पहले। तो किसे जाने? नर्मदा नदी। तो देखिए पहली बात सामने आती है नर्मदा नदी घाटी। नदियों के किनारे होने की वजह वहां की परिस्थितियां उसे आकर्षित कर रही थी, वहां की दशाएं उसे आकर्षित कर रही थी। तो सबसे पहले नर्मदा नदी की लोकेशन अर्थात इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र कहाँ है इसका? देखिए छत्तीसगढ़ कहिए आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और यहां पर आपको बताया मैंने भीम बेटका की गुफा है जहां मनुष्य रह रहा है, निवास कर रहा है। यहां भीम बेटका की गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति की गतिविधियां क्या है? नंबर 1, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे? शिकारी थे, शिकार करना उनका काम था। लेकिन यहां प्राप्त साक्ष्य ये भी बताते हैं कि वो एक अच्छे क्या हो गए थे? संग्राहक हो गए थे। क्या हो गए थे? संग्राहक भी हो गए थे। संग्राहक होने का मतलब है कि वो जो जंगल है जंगल की संपदा से अच्छे से परिचित हो गए थे, उस संपदा का मोल जान गए थे, उसकी कीमत को ये पहचान गए थे, उसका यूज समझ में आ गया था कि जंगल की संपदा है, उसका यूज क्या है। इसलिए अपनी जरूरत की चीजों का इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? संग्रह करना शुरू कर दिया। नंबर 1, कंदमूल, फल, फूल हैं, देखिए ऐसी अन्य और सामग्रियां क्या करना शुरू कर दी इन्होंने? एकत्रित करनी शुरू कर दी। सुलेमान और किरथर पर्वत। तो किसी चीज के बारे में जानने से पहले आप उसकी अवस्थिति, लोकेशन को जानेंगे कि वो चीज है कहाँ, वो जगह है कहाँ, मानचित्र में उसे कहाँ दिखाया गया है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप देखिए ये एक जगह है ठीक भारत के ऊपर और इसका नाम है पामीर का पठार। क्या नाम है? पामीर का पठार। दूसरा सवाल यहां से मिला, क्या इसे विश्व की छत भी कहते हैं, इसे एशिया की गांठ भी कहते हैं, ऐसे नामकरण किए गए हैं, पूछे गए हैं, जान लेते हैं। दूसरी बात देखिए, इस ग्रंथि से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां कुछ पूरब की तरफ, कुछ पश्चिम की तरफ निकली हुई है, उनका विस्तार है। तो इधर बात करें तो इधर एक पर्वत श्रेणी निकली और उसका नाम है हिंदुकुश। और इस हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से एक पर्वत श्रेणी निकली जिसका नाम क्या है? सुलेमान। और दूसरी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? किरथर। ये दोनों की दोनों पर्वत श्रेणियां कहां हैं? पाकिस्तान में। ये बात याद रखेंगे। लोकेशन कहां है इसकी? पाकिस्तान में। कहां से निकली है? हिंदुकुश से। कैसी पर्वत श्रेणियां हैं ये वलित पर्वत श्रेणियां हैं, वलित पर्वत श्रेणियां हैं। वलित का मतलब मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं, सुलेमान और किरथर। अब देखिए यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि इन दोनों के बीच में दर्रे हैं जिनसे आवागमन हो सकता है। यहीं पर एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है, बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है, और इसी मैदानी क्षेत्र में एक लोकेशन है और उसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने का यहाँ से रास्ता गुजरता था और इसलिए बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। लेकिन उससे पहले पूर्व मानव क्या कर रहा है यहाँ, हम उसे देखेंगे। तो देखिए ये मैदानी क्षेत्र है और इधर पश्चिम में शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है।
तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्षेत्र की गतिविधियां उस क्षेत्र की जलवायु और भौतिक संरचना निश्चित रूप से प्रभावित करती है, निश्चित रूप से प्रभावित करती है। जो उसकी गतिविधियां हैं वो किससे प्रभावित हैं? वहां की जलवायु से और भौतिक संरचना से। जैसी जलवायु और भौतिक संरचना है वैसे ही व्यक्ति ढल जाता है, वैसे ही क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है। ये बात ध्यान से आप समझ लें। तो मैं यह बात करूंगा कि मेहरगढ़ है या जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? मैदानी क्षेत्र है। यहां का जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है ये देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ये, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है? और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? ये जो मैदानी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है ये। और मैंने कहा ये कैसा होता है? ये शुष्क है, शुष्क क्षेत्र है ये। तो यहां पर रबी का सीजन होगा। इस समय में कुछ दशाएं ऐसी हैं जो लोग क्या करेंगे यहां पर? जौ और क्या करेंगे लोग? गेहूं। तो इन क्षेत्रों से जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, सुलेमान किरथर पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, यहां पर जो पूर्व मानव है, अतीत का जो मानव है, वो किस प्रकार की फसलें कर रहा है? जौ की फसलें कर रहा है और गेहूं की फसलें कर रहा है। याद रखना है कि सुलेमान और किरथर से क्या मिला हमें? जौ और गेहूं। क्षेत्र किधर का है? ये उत्तर पश्चिम का, क्योंकि ये क्षेत्र शुष्क है और शुष्क क्षेत्र में जौ और गेहूं संभव है, ज्वार बाजरा संभव है। लेकिन अभी क्या साक्ष्य देख रहे हैं? जौ। इसलिए कहा भी जाता है कि सबसे पहली कोई फसल जो खाद्यान्न के रूप में थी वो क्या थी? वो जौ थी। यहां पर पशुपालन, और कौन कौन से पशु की बात कर रहे हैं? मोस्टली गाय, बैल, भेड़, बकरी। सिंधु नदी, सिंधु नदी इसकी बात कर रहे हैं। 4700 वर्ष पूर्व प्रथम नगरीयकरण देखने को मिलता है। सिंधु नदी क्षेत्र में पहला नगरीकरण देखने को मिल रहा है आपको 4700 वर्ष पूर्व। इतिहास में पहला नगरीकरण ही हो रहा है। और यही नगरीकरण विकास करते करते ये पूरी सभ्यता क्या बन जाती है? ये पूरी सभ्यता क्या बन जाती है? नगरीय सभ्यता बन जाती है। और इसका उदाहरण कौन पेश करेगा? सिंधु नदी सभ्यता। तो ये सभ्यता कैसी थी? ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। देख रहे हैं आप गारो पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? गारो पर्वत श्रेणी। और दूसरा क्या? विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये देखिए यहां भी लोग रहा करते थे। बात ये आती है कि इनकी गतिविधियां देखें हम, गतिविधियां, इनके क्रियाकलाप देखें हम। क्या देखें? इनके क्रियाकलाप देखें। तो क्या क्रियाकलाप होंगे इनके? देखिए ये पशुपालक भी थे और कृषक भी थे। बात यहां आती है कि कृषक थे तो किस तरह की कृषि करते होंगे ये? तो यहां इन्होंने बताया कि ये मोस्टली क्या करते थे? चावल। ये क्षेत्र ये कहां है? मध्य भारत। और ये क्षेत्र कहां है? पूर्वी भारत। देखिए आप, उत्तर पश्चिम तो नहीं है। तो इस तरह से मध्य भारत या पूर्व भारत की हम बात करें तो भारत में जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे आप, उत्तर भारत में, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटेगी। और जैसे जैसे आप पूरब की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से चावल की खेती बड़ी होगी। इसलिए ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे? चावल करते थे। यहाँ किस चीज़ का साक्ष्य ज़्यादा मिले? चावल के। तो ये अपने में अजूबा तो नहीं है, ये तो वहाँ की जलवायु क्या कर रही है? निर्धारित कर रही है, जलवायु निर्धारित कर रही है। गंगा नदी क्षेत्र,
गंगा नदी क्षेत्र की बात करें हम, कि यहाँ पर 2700 वर्ष पूर्व से क्या शुरू हो गया, द्वितीय नगरीयकरण शुरू हो गया यहाँ पर। इसका मतलब पहला नगरीकरण कहाँ देखा हमने, सिंधु घाटी सभ्यता में देखा, और दूसरा नगरीकरण हम देख रहे हैं, और वो समय है ये, कौन समय है ये, वैदिक काल है ये, वैदिक काल है ये। तो ये हो गया 2700 वर्ष पूर्व द्वितीय नगरीकरण। कहाँ देख रहे हैं आप, गंगा। तो मैं यहाँ ये बता दूं, याद रखना क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक नगरीकरण किस नदी घाटी क्षेत्र में मिला, सिंधु घाटी में। किसमें, सिंधु घाटी में पहला, और दूसरा गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। गंगा नदी प्लस उसकी जो सहायक नदी है सोन, उसके आगे लिख लें आप, गंगा की सहायक नदी। ये देखिए गंगा की सहायक नदी, यहां पर जहां इन दोनों का संगम हो रहा है, इसी क्षेत्र में एक नगर है और उसका नाम है मगध, या ये कहिए महाजनपद। महाजनपद है, ये महाजनपद है। आपको बता दूं मैं, धीरे धीरे छोटे छोटे राजधानियां अपना शक्ति का विस्तार करती गई, उनका विकास होता चला गया, क्षेत्र विस्तार होता चला गया, और वो धीरे धीरे कहां से, जन से क्या बन गए, जनपद बने, और जनपद से महाजनपद। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में आपको कितने महाजनपद मिलेंगे, 16 महाजनपद मिलेंगे। कितने, 16 महाजनपद मिलेंगे। ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद कैसे मिलेंगे आपको, शक्तिशाली मिलेंगे। 4 महाजनपद ज्यादा शक्तिशाली मिलेंगे। इन 4 महाजनपदों के नाम लिख लेते हैं हम, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये 4 महाजनपद 16 महाजनपदों में ज्यादा शक्तिशाली हैं। इन चारों में भी मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो पहला बड़ा साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ वो इन नदी घाटी क्षेत्र में हुआ, उसका नाम है क्या, मगध। मगध वो नगर है, वो क्षेत्र है, वो साम्राज्य है जहां अशोक जैसे हैं, चंद्रगुप्त जैसे, अजातशत्रु जैसे, बिंबिसार जैसे बहुत शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। ये वो क्षेत्र है मगध। तो याद रखेंगे कि मगध कहाँ है। ये सब हमारा क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, ताकि हम आगे चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो ये देखा गंगा नदी और सोन नदी घाटी क्षेत्रों में कौन सा महाजनपद सक्सेस हो रहा है और वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है। ये देखा हमने गंगा नदी और सोन नदी का। नेक्स्ट